नमस्ते बच्चों, आपका मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8, ठीक है, जिसका नाम है मर्यादा। मर्यादा का अर्थ होता है सीमा में रहना, सीमा से पार नहीं करना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें अपनी कूटनीति की दूरदर्शिता के कारण शेरशाह सूरी भारत का शासक 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को परास्त करके बना। इसका अर्थ है कूटनीति का अर्थ होता है कूटनीति जानने वाला, छली जो कपटी होता है ना वो, और दूरदर्शिता का अर्थ होता है भविष्य की सोच रखने वाला, ठीक है। तो कूटनीति और दूरदर्शिता के कारण शेरशाह सूरी भारत का शासक कब बना? 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को परास्त करके, हराकर, ठीक है, बना। वह जन कल्याण के कार्यों में बड़ी रुचि रखता था। जन कल्याण, जो उनकी जनता थी, उनकी सेवा करने में वह बड़ी रुचि लेता था। उनकी न्यायप्रियता विख्यात थी, जो उनकी न्यायप्रियता थी, जो न्याय करते थे, वह प्रसिद्ध थी। शेरशाह सूरी मार्ग को, जिसे आज हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं। कौन सा? शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है ना, जो शॉर्ट नाम जिसका है जीटी रोड के नाम से हम उसको जानते हैं। उस समय इसने ही बनवाया था। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था जीटी रोड, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी युवराज जलाल खान बड़ा अहंकारी था। जो इसका उत्तराधिकारी था, जो इसका बेटा था, किसका? शेरशाह सूरी का, जिसका नाम था जलाल खान, बड़ा अहंकारी मतलब घमंडी था। शेरशाह अपने पुत्र के आचरण से मन ही मन बहुत ही दुखी रहता था। जो शेरशाह था, अपने पुत्र के इस आचरण से, उसके व्यवहार से बहुत ही दुखी रहता था। युवराज की शिक्षा दीक्षा की उसने उत्तम व्यवस्था की थी। जो युवराज थे जलाल खान, उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। किंतु नीति, नैतिकता और सदाचार से जलाल खान को से दूर था। उसमें छल कपट ये सब क्या था? उसमें भरा हुआ था। किसमें? जलाल खान में, ठीक है। शासक को धन और बल के अतिरिक्त किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। शासक को, जो उनका शासक था, धन और बल के अलावा किसी चीज़ की आवश्यकता मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा वह समझता था कि उसका व्यवहार उद्दंड और घमंडी था। वह समझता था कि उसका व्यवहार क्या था? उद्दंड, पाखंडी और घमंडी, अहंकारी था। वह अपने कार्यों में प्राय गलतियां करता था। जो भी कार्य करता था जलाल खान, उसमें अपने क्या करता था? बहुत सारी गलतियां करता रहता था। शासन के भय से कोई भी कुछ भी नहीं करता था। मतलब जो जनता थी, राजा के इस व्यवहार से, डर से, मतलब जलाल खान के डर से वो कुछ भी नहीं, जो जनता थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। और कहते थे कि ये शेरशाह सूरी का पुत्र है। एक दिन वह अपने सजे धजे हाथी पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकला। कौन? जलाल खान, ठीक है ना। भ्रमण मतलब घूमने के लिए। रास्ते में एक छोटी सी दुकान पर बैठी एक सुंदर स्त्री पर उसकी दृष्टि पड़ी। रास्ते में जाते हुए एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। वहाँ पर एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी और उसकी दृष्टि पड़ी, नज़र पड़ा, ठीक है। दृष्टि का मतलब नज़र पड़ी, के लिए नज़र पड़ी। सुंदर स्त्री को देखकर उसके विकार जाग उठे। विकार का अर्थ है जो अंदर की उसकी भावनाएं थी, वह क्या होगी? जाग उठी। उसने अपने पानदान से पान के 2 बीड़े निकालकर उस नवयुवती पर फेंक दिए। उसके हाथ में क्या था? पानदान। पानदान मतलब जो पान रखने का बॉक्स होता है ना, उसको पानदान बोलते हैं। तो उसके अंदर 2 पान के बीड़े, मतलब 2 पान के बीड़े निकालकर जो वो स्त्री थी उसके ऊपर फेंक दिया और मुस्कुराकर आगे बढ़ गया, ठीक है। बेचारी सीधी सादी संस्कारी महिला लज्जा से गड़ गई। मतलब सीधी सादे लोग तो चुप हो जाते हैं ना किसी बदतमीज़ लोगों की हरकतों को देखकर। वैसे उसने किया, वह डर के सहम के अपना लज्जा से नीचे उसने गर्दन झुका लिया। डरी सहमी आंसू से बेहाल रोते रोते उसने अपने पति को सारी घटना बताई। जब वो डर गई, सहमी हुई सी थी और रोने लगी, रोते रोते वो बेहाल हो गई, तो अपने पति को सारी उसने घटना बताई और पान के दोनों बीड़े दिखाए।
जो 2 पान के बीड़े उसने फेंके थे उस स्त्री के ऊपर उसने अपने पति को दिखाए। गरीब घर की महिला पति के सहयोग तथा बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए कभी कभी दुकान पर बैठ जाया करती थी। ये तो आम बात है बेटा, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, किसी की छोटी मोटी दुकान होती है, ठीक है ना, उसमें सभी लोग हाथ बटा देते हैं किसी कार्य में। तो वो भी ऐसे ही कर रही थी कि अपने बच्चों का पालन पोषण के लिए कभी कभी वो दुकान पर बैठ जाया करती थी। पर पुरुष मतलब पराया पुरुष द्वारा किए गए सातित्व मतलब व्यवहार के अपमान को वह सहन नहीं कर सकी। ठीक है, दूसरे पुरुष के क्या हुआ व्यवहार को वह सहन नहीं कर सकी। उसने अन्न जल का परित्याग कर दिया, उसने खाना पीना क्या हुआ छोड़ दिया। उन दिनों आजकल जैसा प्रजातंत्र नहीं था। ठीक है, राजा ही सर्वशक्तिमान होता था। जैसे आज होता है ना, हर लोग अपनी अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय राजा ही सर्वशक्तिमान बहुत ही शक्तिमान होता था। कोई भी विनती अगर राजा के पास जाती थी तो उसको पूरा करता था, उसकी परेशानियों को सुनता था। निरीह निर्बल प्रजा की कोई नहीं सुनता था। पत्नी के अनशन से दुकानदार धर्मदास की अंतरात्मा कराह उठी। उन्होंने जब खाना पीना क्या हुआ था त्याग दिया था, अनशन मतलब क्या हुआ था व्रत पर। ठीक है, दुकानदार जो था उसका पति धर्मदास की अंतरात्मा जो अंदर की आत्मा थी वह क्या होगी कराह उठी, तड़पने लगी। उसने इसका प्रतिकार करने का फैसला कर लिया, मतलब इसका विरोध करने का फैसला कर लिया। इस घटना को जिन पड़ोसियों ने देखा था वे भी धर्मदास का साथ देने को तैयार हो गए। जब ये घटना हुई थी तो कुछ पड़ोसी भी वहाँ आसपास खड़े थे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा साथ देंगे। अगले दिन ही बादशाह के दरबार में फरियाद की गई। अगले दिन सुबह बादशाह के दरबार में यह बात रखी गई। दरबार में इस घटना को गंभीरता से लेकर बादशाह बहुत चिंतित रहने लगे। यह बात सुनकर, क्योंकि उनके बेटे की बात थी, बहुत ही चिंतित रहने लगे, परेशान रहने लगे। रात भर सोच विचार करते रहे, नींद ही नहीं आई उनको। पुत्र के इस अनैतिक आचरण पर उनका मन दुखी था। जो उनका पुत्र था जलाल खां, उसके अनैतिक आचरण जो अनैतिक आचरण मतलब बुरे व्यवहार के कारण उनका मन क्या था दुखी था। उन्हें अपना अतीत याद आ रहा था कि किस प्रकार अपने गुणों के कारण वे आगे बढ़ते हुए बादशाह तक पहुँचे। उन्होंने अपना बीता हुआ कल याद किया कि मैंने किस तरीके से परिश्रम किया, मेहनत किया, अपने गुणों के अच्छे व्यवहार के कारण मैं आगे बढ़ा और बादशाह के रूप में मैं यहाँ विराजमान हूँ। जनसाधारण का सहयोग और विश्वास प्राप्त किया। जो जनता थी वहाँ के लोगों का विश्वास मैंने प्राप्त किया, वही उनका उत्तराधिकारी। युवराज जन मर्यादाओं भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है, वहीं पर उनका उत्तराधिकारी जो पुत्र है युवराज जलाल खान, उनकी मर्यादाओं और भावनाओं का क्या कर रहा है खिलवाड़ कर रहा है। दूसरे दिन समय से पहले ही दरबार खचाखच भर गया। जब दूसरे दिन जब ये बात रखी गई तो क्या हुआ, दरबार क्या हुआ खचाखच भीड़ से भर गया। प्रतिष्ठित मतलब सम्मानित व्यापारी वर्ग, दरबारी मंत्रीगण सभी उपस्थित थे उस दरबार में। बादशाह ने धर्मदास की शिकायत सुनी। जो बादशाह थे क्या हुआ धर्मदास की बातों को सुना जो उन्होंने शिकायत की थी। गुनाहगार युवराज को बुलाया गया। युवराज ने सफाई दी, अपनी बात रखी कि मैंने तो बीड़ा यूं ही फेंक दिया था, यह कोई गुनाहगार तो नहीं है। शेरशाह सूरी गरज उठे मतलब चिल्ला उठे, गुस्से में तमतमा उठे। खामोश बरखुरदार, क्या किसी की आबरू से खेल जाना कोई गुनाह नहीं होता? बादशाह ने हुक्म दिया गुनाहगार युवराज की बेगम के मुंह से बुर्का हटा दिया जाए। उन्होंने हुक्म दिया जो युवराज की बेगम थी, पत्नी थी, उनके मुख से क्या हुआ बुर्का हटा दिया जाए। आंसू से तरबतर शहजादी बेगम आंखें नीची किए सबके सामने आज बेपर्दा खड़ी थी। ठीक है, वो शर्म से, देखो मोहम्मदन में जो होते लोग वो क्या होते हैं बुर्का पहनते हैं, वो ज़्यादातर सबके सामने नहीं आते। और उस समय दरबार में काफ़ी लोग थे, तो जो उनकी बेगम थी जलाल खान की क्या हो गया था, वह शर्मिंदा हुई थी, उनको शर्म आ रही थी। ठीक है ना। साथ साथ पर्दों में रहने वाली बेगम आज भरे समाज में भरे दरबार में सामने खड़ी थी। ठीक है,
जो पर्दे में रहने वाली अब बेपर्दा पूरे दरबार में सामने खड़ी थी। सारा दरबार चकित होकर कार्यवाही देख रहा था। जो सारा दरबार था हैरानियत से कार्यवाही को, जो वहाँ का कार्य हो रहा था उसको देख रहा था। बादशाह ने धर्मदास को बुलाकर 2 पान के बीड़े देकर कहा, ये बीड़े गुनाहगार की बीवी पर फेंक दो। जो बादशाह था कौन? शेरशाह सूरी। ठीक है। धर्मदास उसकी पत्नी जो दुकान पे बैठी थी, ठीक है, उसे बुलाकर 2 पान के बीड़े दिए और बोला कि ये बीड़े गुनाहगार मतलब जलाल खान की पत्नी उसकी बेगम पर आप फेंक दीजिए। सामने शाही खानदान की बेगम लाचार खड़ी थी। सामने क्या थी? धर्मदास के जो शाही खानदान की बेगम थी वह लाचार बेबस खड़ी थी। धर्मदास के मन में विचारों का तूफान खड़ा हो गया। वह तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या करे, क्या ना करे। सहसा उसके रक्त में बसे पूर्वजों के लिए संस्कार जाग उठे। उसके अंदर जो पूर्वज के जो संस्कार थे उसके अंदर जाग उठे। ठीक है। सीधा सारा आदमी तो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है। धर्मदास ने आगे बढ़कर पान का बीड़ा शहजादी बेगम के पैरों में रख दिया, बुरके से उनका मुंह ढक दिया, हाथ जोड़कर कहा, देवी मुझे क्षमा कर दो, मेरे ही कारण आज आपका अपमान हुआ है। बादशाह के सामने आकर फिर उसने कहा, जहाँ पनाह मैं हिंदू हूँ, हिंदू संस्कृति की शपथ है, समस्त नारी जाति हमारी माँ बहन के समान है। उन्होंने हाथ जोड़ के ये सब बातें उनको सामने रखी। ठीक है। हमारे यहाँ स्त्रियाँ रमणीय नहीं वंदनीय हैं। ठीक है ना। रमणीय मतलब और वंदनीय मतलब हमारे यहाँ स्त्रियों की पूजा की जाती है। ठीक है। स्मरण किया जाता है और स्त्री जननी माँ मानी जाती है। जननी मतलब माँ मानी जाती है। जहाँ पनाह हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात यहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवी देवताओं का वास होता है। धर्मदास की शालीनता से बहुत भावुक दरबारियों की आंखें खुशी से नम हो गई। स्वयं बादशाह और युवराज भी अपने आंसू रोक नहीं सके। उसकी इस बात से जो युवराज और उसके पिता थे क्या थे, उन अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। सिंहासन से उठकर शेरशाह ने धर्मदास को गले लगा लिया। धर्मदास को पीठ ठोकते हुए उसने कहा, निश्चित ही हिंदू संस्कृति बहुत ही महान है। ठीक है। और तुम भी फरिश्ते हो, तुम्हारे दिलो दिमाग में जन्नत का नूर चमक रहा है। हम तुम्हारे इंसाफ के कायल हैं। जो तुमने इंसाफ किया हम उसके क्या है? घायल हैं। हम तुम्हारे इंसाफ को मानते हैं। तुमने गुनाहगार होने पर भी शाही खानदान को जो इज्जत दी हम जिंदगी भर उसे याद रखेंगे। ठीक है। दरबार खुशी खुशी समाप्त हो गया। सर्वत्र चर्चा होने लगी, सारी जगह पर चर्चा होने लगी, बातचीत होने लगी शेरशाह सूरी के नाम और धर्मदास की शालीनता की। ठीक है बेटा, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है। इसमें जो शब्दार्थ हैं आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ज़्यादा नहीं है बेटा। इसमें दूरदर्शिता का अर्थ है भविष्य की सोच, प्राय सामान्य रूप से अधिकतर, प्रतिष्ठित, सम्मानित, विख्यात, प्रसिद्ध, शालीनता, सभ्यता, कराहना, दर्द से धीरे धीरे रोने की आवाज़, गुनहगार मतलब दोषी। ठीक है बेटा, ये जो शब्दार्थ है 5-6 ये आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं।